Hello, how are you? Please mute yourself first. Let's talk about हमने क्या कल देखा था. आपण काय काय बघितलं होतं काल. सो काल आपण हे बघितलं होतं की आपण बिझनेस इकॉनॉमिक्स शिकायला जाणार आहोत. इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय आहे, इकॉनॉमिक्स का गरजेचं आहे आणि हाऊ वी आर गोइंग टू सी द स्कोप ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स, युजफुलनेस, इम्पॉर्टन्स ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स, राईट. आणि आपण हे पण बघितलं होतं आपल्याला का भीती वाटते इकॉनॉमिक्स शिकायची, रियली. सो लेट्स स्टार्ट. होपफुली आप थोड़ा ज्वाइन हो रहे हो तो मैं 1-2 मिनट दे देती हूँ आपको, फिर मुझे पता चलेगा. Yesterday what we saw is what was business economics, and simply telling you कि business economics is a branch of knowledge जिसमें आप इंटीग्रेट करते हो इकोनॉमिक थियरी को और बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस मैनेजमेंट को, और उससे आप बिजनेस के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हो. बिजनेस इकोनॉमिक्स सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट. लेट्स गो फर्दर. हमने ये सब देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है. फिर उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने एक डेफिनेशन भी देखी थी, स्पेंसर एंड सीगलमैन ने जो बताई है हमें, अगर आपको याद है. ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी. कॉम्बिनेशन है, इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थियरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस. मतलब बिजनेस के जो एक्टिविटीज रहते हैं उससे इकोनॉमिक थियरी का इंटीग्रेशन है. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करने के लिए, और फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट, मतलब आगे आगे जाकर जो प्लानिंग करना है हमें होल बिजनेस का, दैट्स द पर्पस बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके, सो इसके आगे जाकर हम देख सकते हैं कि हमें स्कोप देखना है कि हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे कैसे यूज किया जाता है, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं. इसका डिटेल आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये शायद 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो मैंने बताया पूरे के पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, एक पैराग्राफ 5 to 7 लाइन्स, उसके बाद 8-9 पॉइंट्स, और फिर उसके बाद कंक्लूजन वाला पॉइंट कि 10 दिस इज लाइक स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड अबाउ, और समथिंग लाइक दैट. आपको समझ में आ रहा है आंसर का टैक्टिक क्या होगा अगर 8-10 मार्क के लिए आता है तो? 8 मार्क्स 9 पॉइंट, 10 मार्क 10 पॉइंट. ओके, लेट्स सी फर्स्ट microeconomic applied to operational issues. So in the sense, as the name suggests, internal और operational issues, internal मतलब जो बिजनेस के अंदरूनी इश्यूज होते हैं, अंदर वाले इश्यूज, मतलब अपने आप फ्लोर मैनेजर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर वर्कर्स का अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं चल रहा है, कुछ प्रोडक्शन स्लो हो रहा है, आइडल टाइम मतलब रिकामा वे वर्कर्स कड़े, तो ऐसा खाली टाइम हो रहा है, मशीन्स का आइडल टाइम हो रहा है, या फिर वर्कर्स का आइडल टाइम हो रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. और इसलिए ही हमें ये देखना पड़ता है कि इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज, मतलब डे टू डे वर्किंग वाले जो इश्यूज रहते हैं, आर द इश्यूज दैट अराइज विद इन अ फर्म. तो फर्म में ये सब इश्यूज होते हैं एंड आर विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट करता है बिजनेस का. इट इज विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स टू एनालाइज दिस. तो आखिर में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमें कि ये सब इश्यूज क्या है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू द ऑपरेशनल इश्यूज. ओके, आगे आता है फर्दर फ्यू एग्जांपल ऑफ सच इश्यूज आर चॉइस ऑफ बिजनेस. कौन सा बिजनेस शुरू करें, दैट इज अ चॉइस ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस, कितना बड़ा शुरू करें. क्या आपको लगता है कि मैं अगर आज बिजनेस शुरू करने जाऊं और मुझे अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो मुझे एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए, एकदम से पूल, जाकुजी, बड़ा वाला लॉज, सब क्विजीन्स? ना, इट विल कॉस्ट मी वेरी 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 मच, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और मेरा रेस्टोरेंट चलेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्ट ही नहीं है बिजनेस की, राइट. तो मुझे बहुत छोटे से शुरुआत करनी है. कैसे शुरू करनी है, कौन से मतलब दापोली में शुरू करना है क्या, तो दापोली में कहाँ पर, फैमिली मार्ट, कैसकर नाका, या मैं बीच साइड पे कहीं पे शुरू करूं मेरा कैफे अगर शुरू करना है, या फिर कौन सा वाला रेस्टोरेंट है, क्या मुझे थाली रखनी है वहां पर,
कौन से प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब थाली रखनी है तो महाराष्ट्रियन रखनी है, गुजराती रखनी है, राजस्थानी रखनी है, या बिरयानी रखनी है, कबाब रखने हैं, राइट। तो मेरे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए मेरे बिजनेस में, ये तय करने के लिए। फिर किससे फायदा होगा, तो यहाँ पर टूरिस्ट जो आता है वो जनरली फिश खाने के लिए आता है, राइट, दापोली में। तो मुझे ऐसे फायदा हो सकता है क्या कि मैं अगर एक फिश वाला कॉर्नर खोलूं तो वहां पर अच्छी अच्छी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फिश दे दूं, तो उसका प्राइसिंग क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कि मेरे पास में एक होटल है, वहां पर 100 रुपए में एक फिश बिक रहा है, राइट, और मैं 200 रुपए में बिकूं तो क्या मेरे पास लोग आएंगे? नहीं आ भी सकते अगर मेरा फिश कुछ अलग है। ओके, तो वो अलग इनोवेशन क्या होना चाहिए, अगर मैं क्या प्रमोशन करना चाहिए, मतलब मुझे क्या ऐड करनी चाहिए। अब देखो अगर आप पुणे से होकर या फिर मुंबई से होकर मंडनगढ़ से दापोली में आ रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है होटल का, और उसके नीचे दापोली 17 किलोमीटर, दापोली 18, दापोली 21, ऐसे हर एक किलोमीटर के बाद लिखा जाता है। तो पहले कुछ बोर्ड के लिए आप ध्यान नहीं देते। कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ पीपल, और आई विल हैव टू। Amber, could you please mute yourself? Okay, and let's see, Avantika, please mute yourself. Okay, thank you. So ये सब चीजें जो हमें देखनी पड़ती है, उसका एड कैंपेन कैसे करें। तो पहले 2-3 बोर्ड्स के लिए आपका ध्यान भी नहीं जाता, आपको सिर्फ दिखता है अरे दापोली इतने किलोमीटर है दापोली। फिर जब जब आपको दिखाई देता है वो बोर्ड, आप उसका नाम देखना शुरू करते हो, और जब तक आप दापोली के पास आते हो आपको वो होटल इतने मतलब माइंड में बन जाता है कि अरे हाँ ये होटल देखना चाहिए, बहुत ऐड किया है। तो यू गेट कनेक्टेड विद दैट एडवर्टाइजिंग। सिंपली आप इंटरनेट पे एडवर्टाइज कर सकते हो। आपने कितने एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल्स देखे रहे कि एक चीज लेने के लिए क्या हो सकता है। फिर टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस, जैसे बोले मैंने कि कौन सा होना चाहिए, राइट, कि मतलब हमें इंटरनेट पे ऐड करनी चाहिए क्या, यूट्यूब पे ऐड करनी चाहिए क्या, या पेपर में पैम्पलेट्स छपवाने चाहिए। ये सब टाइप है कि जिससे आप आपका बिजनेस सेट कर सकते हो। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यार ये तो मैनेजरियल डिसीजन है, इसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट कहाँ से आया। तो इकोनॉमिक्स इज द बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। ये सब के लिए जो पैसा लगता है उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसमें पैसे कैसे बांटे, दैट इज अलोकेशन ऑफ मनी। पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, कैसे कैसे हिसाब से। तो अगर मेरा साइज छोटा है तो मुझे छोटा ही जगह लगेगी, तो मुझे बिल्कुल बड़ी जगह नहीं लेनी चाहिए। ऐसी जगह लेनी चाहिए जो क्राउडेड प्लेस हो, क्योंकि लोग वहां पर आ सके ज्यादा, लेकिन फिर भी इतना ही आवाज ना हो कि कोई डिस्टर्ब हो जाए मेरे रेस्टोरेंट के लिए। सो दीज आर द डिसीजंस दैट टेंड टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसों के साथ ये डिसीजन जगह लेते हैं अपनी अपनी, और फिर उसके साथ बिजनेस शुरू होता है। मोस्ट फर्म्स कैन डील विद दीज यूजिंग द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक थियरी जो नीचे नीचे मैं आपको बताती जाऊंगी आगे आगे, और नीचे नीचे आते जाएंगे, उसके हेल्प से आप शुरू कर सकते हो आपके व्हाट वी कैन डिस्क्राइब द स्कोप, क्या क्या पढ़ना है हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन तक। ओके, तो पहला है सिंपली जो आपने पहले भी देखा था, डिमांड एनालिसिस, डिमांड एंड मतलब एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब आगे क्या होगा इसका प्लानिंग, उसके हिसाब से बजटिंग, बजटिंग के हिसाब से आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पर कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ पर पैसे नहीं डालने, कहाँ पर थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है, कहाँ पर लोन लेना चाहिए हमें। ये सब डिसीजन मेकिंग दे कम अंडर एनालाइजिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग। ओके, इट्स बिकॉज हम डिमांड एनालाइज करके कस्टमर का बिहेवियर एनालिसिस करते हैं। Okay, so it's all about understanding buying behavior. It studies the preferences of consumers along with the effects of changes in the determinants of demand. तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या रहते हैं वो हमने ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताती हूँ। जैसे कि प्राइस तो होता ही है, उसके साथ इनकम भी रहता है। हमारे इनकम के हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ती है। तो अभी के लिए अगर मैं बताऊं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिलियनियर है, ओके, तो वो क्या नैनो या जैसे छोटी कार या फिर छोटे छोटे कार लेगा, ट्राइसिकल लेगा? नहीं, ही विल बाय अ ह्यूज 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 कार विथ ह्यूज मनी। तो वो फरारी ले सकता है, वो ऑडी ले सकता है, मर्सिडीज ले सकता है, BMW ले सकता है, सदान कोई बड़ी बड़ी लंबी, लैम्बोर्गिनी
अगर आप में से कोई कार का शौकीन हो तो आपको पता होगा लैम्बोर्गिनी ले सकता है, लेकिन क्या मैं जाकर लैम्बोर्गिनी ले सकती हूँ? नहीं यार, मुझे इतनी तो सैलरी नहीं मिलती, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? शायद स्कूटी लेना पड़ेगा, एक्टिवा लेना पड़ेगा। बहुत पैसे कमाए तो जाकर मैं कहीं नैनो या फिर सेलेरियो जैसे कार खरीद सकती हूँ। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनालाइजिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं जब मेरा इनकम कंसिडर कर रही हूँ तो मैं आज से 5 साल बाद जाकर एक्टिवा ले सकती हूँ। सो दैट इज अ फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग ये मेरे लिए ही नहीं है, तो बाकी सबके लिए भी फर्म्स का फोरकास्टिंग हो सकता है। आप देख सकते हो कुछ कुछ रिपोर्ट जैसे जो बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में, ओके, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी कम हो जाएगा। जीडीपी इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इंडिया का पूरा आउटपुट जो कंट्री में प्रोडक्शन जो कंट्री में बन रहा है, तो नेशनल इनकम जैसा। तो ये सब फोरकास्टिंग कैसे होता है? ये सब यही जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए होता है। Forecasting demand is a technique used to predict the future demand for the good and or services. Further, this prediction is based on past behavior of factors which affect the demand. तो ये कहाँ पर डिपेंड करता है? आप पास्ट वाला बिहेवियर देखते हो। हमने जैसे कि देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कल रात मैंने बहुत ही तीखा तीखा खाना खाया, बहुत ही गरम 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 खाना, तीखा तीखा खाना, तो आज जाकर या फिर कल जाकर मुझे एसिडिटी होगी। सो दैट इज अ फोरकास्टिंग के कल रात में क्या सोच रही हूँ। ओके, वैसे ही आप फोरकास्टिंग कर सकते हो हर बारे में, और इकोनॉमिक्स आपको ये डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। फर्दर, दिस प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड। डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं ऐसे फैक्टर्स पे आप उनका पास्ट बिहेवियर देखते हो। जैसे कि देखो, अब अगर अंबर है तो अंबर अगर ऐसे सोचता है कि अगर उसका एक छोटा सा शॉप है और शॉप पर कोई एक बंदा रोज चला आ रहा है और रोज 2 किलो की चावल लेके जा रहा है, ऐसे 4 दिन हुआ, तो 5वें दिन वो सोचेगा अरे यार ऐसे हो सकता है कि आज भी वो आ जाए, मेरे यहाँ के चावल खत्म होने को है, मैं ला कर रखता हूँ। सो दैट इज अ फोरकास्टिंग, और ये इकोनॉमिक्स आपको समझाता है। मुझे पता है ये बहुत बेसिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें समझने के लिए ये काफी है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर, यस, is there anything you want to share? Then please mute yourself. Okay, this is important for firms as accurate predictions help them to produce required quantities of goods at a right time. तो कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ये सब, और कब करने हैं कब नहीं करने हैं, तो ये सब क्वेश्चंस को आंसर करता है ये स्टडी। सिमिलरली आपको ये याद रखना चाहिए कि अब देखो, कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा कार्स की जो सेल रहती है वो कम हुई है। लोग ज्यादा कार बाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर जाना ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब कार्स की बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, 2 व्हीलर्स कार्स, वहां पर मंदी चल रही है, मतलब बहुत कम सेल चल रहा है, थोड़ा रिसेशन टाइप पीरियड चल रहा है। तो मुझे बताओ, अगर अभी के लिए इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया रोज के रोज 100 कार, तो क्या होगा, मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा कार होंगे, बहुत ज्यादा सप्लाई होगा कार का, और जब सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है, तब अपने आप डिमांड उतनी है ही नहीं, तो वो पड़े रहेंगे कार, एक तो खराब हो जाएंगे, उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा वेयर एंड टियर का, और उनकी प्राइस कम 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 होती जाएगी और उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। तब उनको कार कब शुरू करनी चाहिए प्रोडक्शन करना? अभी नहीं, जब लॉकडाउन उठेगा, थोड़े देर जाएंगे, लोगों के पास थोड़े पैसे बनेंगे उनके पॉकेट्स में, तब उनको जाकर कार बनानी चाहिए, सो दैट लोग आएंगे और कार लेंगे विद द प्रमोशन, बिग प्रमोशन, कि हमारी कार कैसी अच्छी है, कैसी स्विफ्ट है। मतलब आप रोड पे देखते हो, एक बार राइट देखते हो, एक बार लेफ्ट देखते हो, कोई भी कार नहीं है, और थोड़ा एक पैर आगे डालते हो तो स्विफ्ट चली जाती है, ऐसी वो एड थी, आपको याद है? तो ऐसी ही एड्स बनाकर लोगों को बीच में वो बाहर जाने का एक मतलब एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहिए, और उसके बाद अपने प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। ये सब आपको बताता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो एक हमेशा याद रखना, एक कॉइन के, किसी भी डिसीजन के लाइफ में 2 साइड्स होते हैं, एक
होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड। सो डिमांड साइड में हमने ऑलरेडी देखा, तो अगर आप पढ़ रहे हो स्कूल में तो भी आपके स्कूल में भी डिमांड सप्लाई से दो साइड है। कैसे पता है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि आपके स्कूल में कैसे डिमांड सप्लाई के साइड्स डबल हो सकते हैं? लाइक स्कूल में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है? इज देयर एनीबॉडी? कौन से भी लैंग्वेज में? देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। इतना अच्छा पढ़ा रही हूं मैं या आप सो गए हो ऑलरेडी? ओके, सो देयर इज नो आंसर, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट डिमांड करता है और टीचर सप्लाई करते हैं। करेक्ट। कैन यू प्लीज टेल मी नेम? लेट्स मेक इट ट्रेडिशन, क्योंकि मुझे वो दिखता नहीं है आप कौन बोल रहे हो। आतिक। हाँ, अतिक, माय वेरी नेम गुड। इज आतिक। अतिक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सो डिमांड साइड पे होते हैं स्टूडेंट्स, सप्लाई साइड पे होते हैं टीचर्स। डोंट कंसिडर टीचर एट द यस सप्लाई पॉइंट, लेकिन यस आपके हेडमास्टर भी, उसके साथ स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट कमिटी, गवर्नमेंट के हर एक स्टेक होल्डर्स, मतलब लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के सभी सप्लाई साइड पे होते हैं। डिमांड साइड पे कौन रहते हैं? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सब रहता है डिमांड साइड पे। ओके, वैसे ही हर एक डिमांड साइड के लिए हमें सप्लाई साइड चाहिए। और सप्लाई साइड कहाँ से बनती है? अगर आपका प्रोडक्शन ही ना हो तो सप्लाई हो पाएगा नहीं। मार्केट में अगर प्रोडक्ट्स आए ही ना तो आपका सप्लाई हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसकी वजह से बाय प्रोडक्शन एनालिसिस करना पड़ता है हमें, प्रोडक्शन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो जो प्रोडक्शन बन रहा है उसमें कितना खर्चा हो रहा है ये भी तो एनालिसिस करना पड़ता है, जो आप करते हो। तो बाय प्रोडक्शन एनालिसिस द फर्म कैन चूज द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफरिंग technically efficient way of, just a second, okay, offering efficient way of producing the output। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी का हेल्प होने वाला ऐसा चाहिए हमें मीन, वो बताता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टडी। Cost analysis, on the other hand, enables the firm to identify the behavior of cost when factors like output, time period, and size of plant changes. So, जब आपका आउटपुट बदलता है, आप कौन से टाइम में ये बना रहे हो वो चेंज होता है, आपके मशीनरी प्लांट बढ़ते हैं, ज्यादा मशीनरी आप लाते हो, या फिर आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, तो आपकी कॉस्ट कैसी बढ़ती है, आपका प्रोडक्शन उससे कैसे इम्पैक्ट होता है, उससे कैसे चेंज होता है, ये सब हमें पता चलता है प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस से। फर्दर, बाय यूजिंग बोथ दिस एनालिसिस अ फर्म कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, हर एक बिजनेस का इन अ कमर्शियल और कॉमर्स के वर्ल्ड में क्या मोटिव रहता है? अल्टीमेट मोटिव क्या आप बता सकते हो मुझे? फर्म का अल्टीमेट मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्निंग। करेक्ट, यस 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 यस, करेक्ट, वेरी गुड। तो प्रॉफिट अर्निंग इज द लाइक अल्टीमेट मोटिव, और प्रॉफिट को बढ़ाना ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका इनकम बढ़ाओ, राइट, या फिर आपकी कॉस्ट घटाओ। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो मैक्सिमाइजेशन मतलब बढ़ाना प्रॉफिट को, ये बाय प्रोड्यूसिंग ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, फुल कैपेसिटी। ओके, मतलब अगर आप हाईवे पे कार चला रहे हो तो क्या 20 किलोमीटर से चलानी चाहिए? नहीं, आपको 80, 100, 120 तक आप जाते हो, जाना नहीं चाहिए। मैं नहीं अब प्रमोट कर रही हूँ इतने फास्ट कार चलाना, लेकिन जनरली टेंडेंसी रहती है कि हाईवे पे ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाए। अगर कम स्पीड में चलाते हो तो आपका पेट्रोल, हाईवे पे, नॉट ऑन द रेगुलर रोड, लेकिन हाईवे पे चलाते हो स्लो तरीके से, तो आपका पेट्रोल कम खत्म होता मतलब ज्यादा खत्म होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, अदर गाड़ियां जो रहती है आपके आसपास उनको भी टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल वेस्ट होता है, क्योंकि वो चल नहीं पाती, राइट, उनके स्पीड से, डिजायर्ड स्पीड से। सो इसके लिए वो बोलते हैं इनएफिशिएंट, मतलब नॉट ऑप्टिमम वे। लेकिन हर एक जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज करना, मतलब मैक्सिमम फुल कैपेसिटी यूज करना, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसिंग ऑप्टिमम आउटपुट एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, सो ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ेगा, और उसके साथ आपको आपकी कॉस्ट भी कंट्रोल में रखनी है, सो दैट
नेटवर्क इशू में शायद नेटवर्क इशू के कारण शायद आवाज की प्रॉब्लम हो. यू कैन जॉइन अगेन सो दैट मे बी माय वॉइस विल बी ऑडिबल. आपको सुनाई देगा, आवाज पुन्हा ऐकायला येईल. ओके. सो बाय प्रोड्युसिंग ऑप्टिमम आउटपुट ॲट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. मी तुम्हाला 3 मुद्दे सांगितले. त्यातले एक होती की आपण मायक्रो इकॉनॉमिक थिअरीज ज्या बघतो त्या तुमच्या बिझनेस इकॉनॉमिक्सचा स्कोप असतात. पहिली गोष्ट डिमांड आणि फोरकास्टिंगची थिअरी. दुसरी होती प्रोडक्शन आणि कॉस्ट अनालिसिस. ओके. तुम्हाला ह्याच्यापैकी असं काही आहे का की जे समजलं नाहीये आणि तुम्ही तुमच्या समोर स्क्रीन आहे तर तुम्हाला मला त्याच्याबद्दल काही विचारायचं आहे? नो मैम. ओके कूल. मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ यार. I should get some Nobel for teaching, right? Yes, of course. No. Let's no comments. Let's go ahead. Okay. थर्ड थियरी कौन सी देखनी है हमें? इन्वेंटरी मैनेजमेंट. अब आप देख सकते हो, आप अगर जब कॉस्टिंग सीखने लगोगे अकाउंट्स में जाकर आगे आगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये जो सब्जेक्ट, ये जो थियरीज हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं वही थियरीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप जाकर कॉस्टिंग में देखोगे. तो इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, राइट? यस स्वरूप, डू यू वांट टू टॉक समथिंग? ओके. अगर गलती से तो इट्स ओके. ओके, अगर है तो आप बोल सकते हो. सो इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक. तो स्टॉक का कैसे मैनेजमेंट करें? अब ऐसा बोलिए कि अगर शादियों के सीजन में हमारे पास शादियों के कपड़े रहते हैं, राइट? तो क्या विंटर में वो कपड़े मैं रख सकती हूँ? मतलब या फिर रेनी सीजन में जब शादियां बिल्कुल नहीं रहती, राइट, वो 4 मंथ में शादियां बहुत कम रहती है, तो क्या वो कपड़ों का यूज होगा? नहीं होगा. तब वो स्टॉक खराब हो जाएगा. इसलिए कहाँ पर कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, कितने पैसे का स्टॉक मेंटेन करना है, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब डिसीजन आपके इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, विच यू लर्न फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक स्टडी. ओके. Firms can use certain rules to reduce costs associated with maintaining inventory in form of raw materials, work in progress and finished goods. So already क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल आपको कितना चाहिए, कैसा रखना है, कहाँ लेना है, कब लेना है. फिर रॉ मटेरियल जो आप वर्क इन प्रोग्रेस में लाओगे, मतलब जो आप यूज कर रहे होगे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, और उसके बाद फिनिश्ड गुड जो आप सेल करोगे. ये तीनों के बारे में जो मैनेजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट. Further, it is important to understand that inventory policies affect the profitability of firm. अगर ज्यादा इन्वेंटरी हो गई, ज्यादा फिनिश्ड गुड हो गए, आपका लॉस हो सकता है. कम हो गए फिर भी लॉस होगा. आपको एकदम से जितने चाहिए उतने ही, ऑप्टिमम वर्ड लक्षात ठेवा. ओके, ऑप्टिमम होने चाहिए सब टाइप की इन्वेंटरी. So hence, economists use methods like ABC analysis, mathematical models to help the firm maintaining optimum stock of inventories. Okay? मैं ये अभी यहाँ पर डीप में नहीं जाने वाली कौन से एनालिसिस कैसे, हम डायरेक्टली अगर आता है तो आगे स्कोप में वो देखेंगे. ओके. लेट्स गो अहेड. मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी. अब देखो, इकोनॉमिक्स का तो काम ही ऐसा होता है इकोनॉमिस्ट का कि प्राइसिंग के बारे में बात करें, कैसे प्राइस होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इसका इतना प्राइस ठीक है क्या, नहीं है क्या, ऐसे. और मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब आपने देखा है मार्केट के टाइप, एक होता है फ्री मार्केट जहां पर कोई भी बायर हो सकता है, कोई भी सेलर हो सकता है, सबके सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइजेस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं. एक होता है मोनोपोली जहां पर एक ही सेलर है लेकिन बहुत सारे बायर है, विच इज अगेन डेंजरस, क्योंकि वो सेलर कितना भी सप्लाई कर सकता है हमें, तो वो कंट्रोल करता है सप्लाई. और क्योंकि वो सप्लाई कंट्रोल करता है, शायद वो ऐसे बोले नहीं अभी नहीं बेचने, दैट्स इट, अभी नहीं बेचने. अब देखो, अगर वैक्सीन जहां पर बनेगा कोविड का, तो क्या होगा, उनके पास जिनके पास उन्होंने बनाया होगा वो मोनोपोलिस्ट हो जाएंगे. मतलब वो एक ही सप्लायर होंगे, बायर्स बहुत ज्यादा होंगे. तो वो बोल सकते हैं कि हम इंडिया को बेचेंगे, हम शायद XYZ कंट्री को नहीं बेचेंगे. और ऐसे क्या हो सकता है, वो मोनोपोली से शायद लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है. फिर ऐसा हो सकता है मोनोपोलिस्ट बोलेगा नहीं,
मुझे ये बेचनी है तो एक वैक्सीन सिर्फ 1 लाख रुपए को ही मिलेगी। 1 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, लेकिन क्या हम टाल सकते हैं वो अमाउंट? नहीं, क्योंकि वो अपने लाइफ के लिए होगा। मतलब प्राइसिंग पे भी कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। वैसे दूसरा टाइप होता है कि कोई मतलब उनको कंपटीशन ही नहीं है। दूसरा टाइप होता है बहुत ज्यादा सेलर है लेकिन मार्केट में बायर तो एक दो ही रहते हैं। तो ऐसे भी होते हैं और बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक्चुअली कमोडिटी के लिए जब आप एक बिजनेस में एंटर कर रहे हो, नए से बिजनेस शुरू कर रहे हो, नए से जॉब शुरू कर रहे हो, तो आपको कौन से इंडस्ट्री में जाना है, आपको एक्चुअली इंडस्ट्री का कैसे वर्किंग चल रहा है, कहाँ के प्राइस बढ़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के लिए, ये सब मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसीज और ये सब थियरीज पे डिपेंड करता है जो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के से पता चलता है। ओके, any firm needs to know about this nature, about the nature and extent of competition in the market। कितना competition market में चल रहा है, शायद फ्री कंपटीशन है, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए इजीली। मोनोपोलिस्ट को कंपटीशन नहीं चाहिए होती, मतलब उनको एक ही होना पसंद होता है क्योंकि दे आर द कंट्रोलर ऑफ मार्केट। तो ऐसे कंपटीशन कैसे चल रहा है? A thorough analysis of the market structure provides this information. Further, with the help of this, firms command a certain ability to determine prices in the market. Also, this information helps firms create strategies for market management under the given competitive condition। तो एक्चुअली आपको ये स्टडी क्या करता है, इट हेल्प्स अस कि कैसे सर्टन एबिलिटीज से आप प्राइस कर सकते हो प्रोडक्ट को। अगर आपने एक नोटबुक छापा है, उसकी छपाई के लिए जो कॉस्ट हुआ है उसके साथ आपको वो कितने प्राइस पे बेचना है ये आप डिटरमाइन कर सकते हो ये स्टडीज के साथ। आपको कितनी सैलरी चाहिए इसके लिए आप निगोशिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दीज थियरीज। द इंफॉर्मेशन हेल्प्स फर्म्स टू क्रिएट स्ट्रेटेजीज कि हमें कैसे मार्केट में सर्वाइव करना होता है। प्राइस थियरी ऑन द अदर हैंड हेल्प्स द फर्म इन अंडरस्टैंडिंग sorry in understanding how prices are determined under different kind of market condition। तो मार्केट different kind of markets में कैसे प्राइस करना चाहिए। मतलब अगर आप आम बेच रहे हो तो आम एक सीजनल फ्रूट है, तो शायद मार्च में अब अगर आप आम बेचना शुरू कर देते हो तो आपको ज्यादा प्राइस आएगी क्योंकि तब वो नया नया सीजनल रहता है, राइट। जुलाई में अगर बेचना शुरू कर दो क्या सेम प्राइस आएगी? मार्च में अगर आम बेचोगे तो शायद 1000 रुपीज पर डजन। आपको पता है पहली जो आम की पेटी बाहर जाती है उसकी कॉस्ट क्या रहती है? 12,000, 13,000, दैट इज 12,000, 13,000 हो सकती है वो जो शहर में जाती है बेचने के लिए। लेकिन क्या वही प्राइस हमें मिलेगी जून जुलाई में? डेफिनेटली नॉट। जून जुलाई में तो हमें अगर हमारे यहाँ देखे तो आम मिल जाते हैं 150 रुपीज, 200 रुपीज पर डजन कभी कभी, ऐसे होता है, राइट। तो मतलब प्राइजेस मार्केट में कैसी स्थिति है, कैसे टाइम पीरियड है, सीजन है, उसके हिसाब से भी बदलते रहते हैं। और ये आपको कहाँ से पता चलता है? आपके एक्सपीरियंस से, बिजनेस इकोनॉमिक्स के नॉलेज से। इट असिस्ट द फर्म्स इन क्रिएटिंग प्राइसिंग पॉलिसीज। ओके, उसके बाद क्या होता है? रिसोर्स अलोकेशन। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस एडवांस टूल्स लाइक प्रोग्रामिंग, mathematical models, statistical indices to create the best course of action for an optimal utilization of available resources। हमने देखा कल ही कि बहुत स्केसिटी होती है, स्कासिटी होती है। हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, जीने के लिए, जैसे फ्यूल, मनी, पानी, लैंड, वो सब लिमिटेड है और हमें उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑप्टिमम अलोकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और ये रिसोर्स अलोकेशन रैशनलाइज्ड पद्धति से हमें मिलता है अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टडी करो अंडर दिस। और उसके बाद आता है थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। इस ओके, I guess it's little blur. Among other decisions, a firm must carefully evaluate its investment decisions। इन्वेस्टमेंट कैसे करने चाहिए, क्या करने चाहिए, इसके बारे में आपको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में अगर आपको जानकारी पानी है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से मिलती है।
कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मार्केट डाउन है, कल कल ऊपर जाएंगे क्या, स्टॉक बढ़ेगा क्या, बेरिश ट्रेंड होगा या बुलिश ट्रेंड होगा। बुलिश ट्रेंड का मतलब होता है ऊपर जाने वाले सेंसेक्स, बेरिश ट्रेंड का मतलब होता है नीचे जाने वाले सेंसेक्स। तो क्या नीचे जाने वाले सेंसेक्स है, मतलब जब शेयर मार्केट गिर रहा है तब हमें लेने चाहिए शेयर्स, या ऊपर जा रहा है तब लेने चाहिए। तो ये सब के बारे में नॉलेज हमें कौन देता है, हमें ये सब के बारे में नॉलेज देता है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, सो उसके बाद आता है प्रॉफिट एनालिसिस। तो एक्चुअली फर्म में कितना प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं। लाइक प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट। कौन से फैक्टर्स, ये चेंजिंग प्राइजेस, मार्केट में प्राइजेस चेंज हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर ऐसे देखो पेन्स में, तो रेसर जेल का पेन अगर 12 रुपए में था तो लेक्सी ने शायद 5 रुपए वाला पेन निकाल दिया, फिर रेसर जेल को लगा रहे यार हमें भी नीचे आना चाहिए थोड़ा, तो वो शायद 7 रुपए में बेचेंगे। तो दैट इज अ चेंजिंग प्राइजेस। देन मार्केटिंग कंडीशन, मतलब मार्केट कैसे चल रहा है, अभी के लिए तेजी है या मंदी है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, या फिर हम इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब भाववाढ़ होती है। ये सब चीजें हैं जो आपके प्रॉफिट एनालिसिस में यूजफुल रहती है, इससे प्रॉफिट इंपैक्ट होता है आपका। द प्रॉफिट थियरीज हेल्प फर्म्स इन मेजरिंग एंड मैनेजिंग प्रॉफिट्स। तो एक तो आप काउंट कर रहे हो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, और फिर आप देख रहे हो कि मुझे ये प्रॉफिट कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको जाने नहीं देना है, या फिर पहले ईयर में प्रॉफिट दूसरे ईयर में एकदम से लॉस, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका वो ऐसा स्टेबल ग्राफ चाहिए जो आपको मिले, हमें पता चले कि ओके स्टेबल या फिर चढ़ने वाला ग्राफ जिससे प्रॉफिट के बारे में हमें पता चले। ओके, फर्दर दे ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट होने चाहिए ये भी हमें उससे समझता है। और इसके साथ हमें रिस्क कौन सी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, लेनी भी चाहिए कि नहीं, कहाँ पर कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, इसके बारे में भी पता चलता है रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस से बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मोस्ट बिजनेस ऑपरेट अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. Also, analyzing these risks and uncertainties can help firms in making efficient decisions and formulating plans. तो efficient decision making करने के लिए हमें ये useful रहता है। इसके साथ ही हमें दिखता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द सेकेंड पार्ट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक। पहले हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक के थियरीज कैसे यूजफुल रहते हैं, अब हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट अप्लाइड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब पूरे के पूरे बिजनेस के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इन अ वाइडर व्यू कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव, यहाँ पर एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण नहीं है, ओके, इट्स ए एनवायरमेंट अराउंड बिजनेस, हैव अ मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, आप कौन से रिसेशन पे हो, डिप्रेशन पे हो, पीक पे हो, ट्रफ पे हो, ये सब आपको आगे आगे जाकर पढ़ना है। ओके, जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब आपके आसपास सोसाइटी का ट्रेंड कैसा है, कल्चरल ट्रेंड कैसा है, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है अराउंड, दैट इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो है उनके ऊपर मतलब फर्म का कंट्रोल नहीं रहता, दे चेंज, एंड फर्म का वो चेंज होते ही फर्म का आउटपुट, फर्म का प्रॉफिट, कॉस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर देखो अभी के लिए अगर फर्म्स इंडिया में ड्यू टू सम पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक रीजंस हमने मतलब बहुत जो अच्छे अच्छे नूडल्स बनते हैं उस पर पूरा का पूरा बैन आया इंस्टेंट नूडल पे, ओके, तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा इंस्टेंट नूडल का मार्केट डाउन हो जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ पीपल। तो ओके, ओके, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा, और
वो जो कंपनीज होगी, जैसे मैगी पर कुछ साल पहले प्रॉब्लम आया था, उसमें लीड होने की आशंका होने के कारण मैगी का प्रोडक्शन और इंडिया में सेल पूरा का पूरा बैन हो गया था, वो पूरा डाउन हो गया था। उस टाइम क्या हुआ, उनका कुछ मतलब जो भी मार्केट में मैगी बेच रहा था सब कुछ पीछे बुलाना पड़ा उनको, और फिर उन्होंने कुछ नई तरीके आजमाए, नए प्रोडक्शन में चेंज किए और मैगी का प्रोडक्शन फिर से शुरू हुआ, मैगी का बेचना शुरू हुआ, नए पैकेजिंग आए, नए ऑफर्स आए। तो ये सब हुआ, लेकिन ये सब चेंजिंग फैक्टर्स है, उस पर हमारा हाथ नहीं रहता। जैसे कि अभी के लिए पबजी पबजी एकदम से बैन हो गया हमारे कंट्री से, उसके पहले कुछ चाइनीज ऐप थे वो बैन हो गए। तो वो कंपनीज का, जो कंपनी चला रहे, उनका कुछ कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट डिसीजन लेगा और फिर उनको वो मानना ही पड़ेगा, उनको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा या फिर नए कुछ पॉलिसी लेकर इंडिया में फिर से आना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट बिजनेस। और ये अफेक्ट होने के बाद हमें अपना बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, कैसे उसको फिर से प्रॉफिटेबिलिटी में लाना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट साइड पे हो तो आप ये सब बिजनेस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो, कैसे उनको थोड़ा सा लिबरेट कर सकते हो, उनको कैसे अल्यूर कर सकते हो हमारे यहाँ बेचने के लिए, हमारे यहाँ मार्केट खड़ा करने के लिए, ये सब हमें सोचना पड़ता है, विच कम्स अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देने वाली हूँ और नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से ज्वाइन करेंगे एकदम से 2-3 मिनट में। और फिर उसके बाद आपका अटेंडेंस लेती हूँ मैं। ओके, आपको चैट बॉक्स में अटेंडेंस की लिंक मिल जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो सी यू देयर नेक्स्ट लेक्चर। अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, वहां पर भी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आकर भी पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर पीपल? No.